मेरे दोस्त के एक दुखद वेब उपन्यास के असली युवा मास्टर के रूप में पुनर्जन्म लेने के बाद मैं उसका शब्द संपादन सिस्टम बन गया। हर पंक्ति में मैं केवल एक हिस्से को बदल सकता हूँ। षड्यंत्रकारी नकली युवा मास्टर और उसके पक्षपाती परिवार से निपटने में उसकी मदद करने के लिए मैं उसके लिए पूरी कहानी को फिर से लिखता हूँ। अनाथालय में उसे लेने आए बटलर ने उसे तुच्छ समझा। नाथन ने अपना सामान पैक करने में मदद नहीं की, इसलिए बटलर नीचे खड़ी लग्जरी कार की ओर वापस चला गया। मैंने वापस चला गया को कूद गया में बदल दिया। अगले ही पल अहंकारी बटलर का शरीर अपनी मर्जी के खिलाफ खिड़की की ओर भागा और उसने छलांग लगा दी और सीधे नीचे खड़ी लिमोसिन पर जा गिरा। नाथन ने आश्चर्य से कहा, बटलर विल्सन, आपने सीढ़ियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आप सीधे खिड़की से कूद गए। आप वाकई बहुत बेसब्र हैं। अनाथालय में सब दंग रह गए। ड्राइवर के पास बटलर विल्सन को पहले अस्पताल ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खबर सुनने के बाद चेन परिवार को नाथन को लेने के लिए किसी और को भेजना पड़ा। कार में नाथन ने मुझसे कहा, ये परिवार भाई भतीजावाद बहुत करता है। उन्होंने असली मुख्य नायक को नर्क जैसा जीवन दिया है दोस्त। बाद में तुम्हें मेरे लिए कहानी को जमकर बदलना होगा। चिंता मत करो, मैं इसे संतोषजनक बना दूंगा। जब नाथन को चेन हवेली के लिविंग रूम में ले जाया गया तो फादर चेन, मदर चेन और उसका बड़ा भाई मार्कस सभी वहां मौजूद थे। वे सोफे के चारों ओर जमा होकर रोते हुए नकली युवा मास्टर एडन को सांत्वना दे रहे थे। मदर चेन ने नाथन के पुराने कपड़ों को देखते हुए उस पर नजर डाली। उसने स्पष्ट रूप से कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, अनाथालय में पला बड़ा है, पूरी तरह असभ्य। कोई इसे ले जाओ और इसकी सारी बदकिस्मती धो डालो। उसने एडन को गले लगा लिया और प्यार से बोली, एडन, तुम वो हो जिसे मम्मी ने अपने खजाने की तरह पाला है। वो देहाती गंवार तुम्हारी तुलना में क्या है? फादर चेन और मार्कस ने नाथन को घृणा से देखा और कहा, क्या तुमने सुना? यदि सुन लिया है तो बाहर निकलो। अपमान से नाथन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन कहानी की मजबूरी के कारण वो केवल आंसू रोकने और घबराहट में अपनी शर्ट को ठीक करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। दोस्त, जल्दी करो और कहानी बदल दो ताकि मैं जवाब दे सकूं। मैं इन बेवकूफ़ों को खरी खोटी सुनाना चाहता हूं। मैंने जल्दी से आगे की घटना देखी। इसमें लिखा था, नाथन डर जाता है और केवल ठीक है कह पाता है। ये बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया थी। मैंने ठीक है को जवाब देना में बदल दिया। अगले ही पल नाथन ने अपनी छाती पकड़ ली और खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तुम्हें लगता है मैं बदकिस्मत हूं? मुझे लगता है ये पूरा परिवार ही असली बदकिस्मती है। तुम्हें देखते ही कुत्ते भी दूर भाग जाएं। तुम मेरी असली माँ होने का दावा करती हो, फिर भी उसे गले लगाकर खजाना कह रही हो। क्या तुमने मुझे जन्म देते समय अपना दिमाग डिलीवरी रूम में ही छोड़ दिया था? खाली दिमाग के साथ 18 साल और जीना ये वाकई एक चमत्कार है। संभल कर रहना, कहीं तुम्हें रिसर्च के लिए कोई डिसेक्ट न कर दे। मदर चेन दंग रह गई, कुछ बोल न सकी। फादर चेन उछल पड़े और दहाड़े, तुम बदतमीज लड़के, अपनी मां को कोसने की हिम्मत कैसे हुई? नाथन बोला, न केवल कोसने की हिम्मत है बल्कि तुम्हें भी कोसने की हिम्मत है। कोई भी समझदार इंसान अपने असली बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन तुम्हारा सिर शायद ऐसी जगह फंसा है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, क्योंकि तुम किसी कचरे के लिए पिता बने फिर रहे हो और अपने असली बेटे को कोस रहे हो। बिजली गिरने से सावधान रहना। फादर चेन गुस्से से कांप उठे। मार्कस भी लड़ाई में कूद पड़ा और उपहास करते हुए बोला, तुम असभ्य छोटे नीच, अपना गंदा मुंह बंद करो। नाथन ने कहा, मेरा मुंह तुम्हारे मुंह से आधा भी गंदा नहीं है। मार्कस, क्या तुम्हारा मलाशय सीधे तुम्हारे दिमाग से जुड़ा है? हर बार जब तुम मुंह खोलते हो तो कचरा ही क्यों निकलता है? शायद लैक्सेटिव जुलाब लेना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिमाग भी बाहर निकल जाए। यार, ये पूरा परिवार मिलकर भी एक काम करने वाला दिमाग नहीं जुटा सकता। अगर मुझे पता होता तो मैं वापस नहीं आता। कितनी खराब किस्मत है। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। नाथन के क्रूर अपमान से तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। कुछ देर के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि पलटवार कैसे करें। एडन खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, नाथन, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। कृपया कोसना बंद करो। मॉम, डैड और मार्कस, मैं अभी चेन परिवार छोड़ देता हूं। मैंने जल्दी से आगे की कहानी देखी। एडन के बोलने के बाद वो मुड़ा और रोते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मैंने मुड़ा को घूमा में बदल दिया। अगले ही पल एडन ने अपनी बाहें चौड़ी की और लट्टू की तरह तेजी से घूमते हुए बाहर की तरफ भागा। मॉम, डैड, मुझे बचाओ, एडन चिल्लाया और तेजी से हवेली के मुख्य द्वार की ओर घूमने लगा। पूरा परिवार उसका पीछा करने के लिए उछला, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। फादर चेन चिल्लाए, युवा मास्टर को रोको, लेकिन उसके रास्ते में आने वाले सभी नौकर उस अनियंत्रित मानव लट्टू द्वारा उड़ा दिए गए। वो पूरी राह चिल्लाता रहा, तेजी से घूमता रहा और सीधे हवेली के गेट से बाहर निकल गया। परिवार को उसे दूर जाते हुए देखकर नाथन हंसी के मारे लगभग मर गया और चिल्लाया, एडन, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ और खाना खाओ। अगर तुम नहीं खा रहे तो मैं तो खाऊंगा। वो वापस हवेली में गया, डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। जैसे ही नाथन अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और एक संतोषजनक डकार ली, परिवार पूरी तरह से अस्त व्यस्त एडन को उठाकर वापस लाया।
उसके बालों में टहनियां और घास फंसी हुई थी। उसके कपड़े चिथड़े चिथड़े हो गए थे। वो नाथन से ज्यादा अनाथालय से आया हुआ लग रहा था। तुम बदतमीज, तुम्हारा भाई इस हालत में है और तुम अपना पेट भर रहे हो, फादर चेन और मदर चेन गुस्से से चिल्लाए। मैंने कहानी देखी। एडन अपनी मां के कंधे पर झुका हुआ, चेहरे पर गलत भाव लिए रो रहा था। मॉम, डैड, नाथन को दोष मत दो। वो शायद बस भूखा होगा, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। मैंने उपहास किया और झुका को चढ़ना में बदल दिया। अचानक एडन, जो अभी रो रहा था, तुरंत उछला और रॉकेट की तरह हवा में लॉन्च होकर सीधे मदर चेन के कंधों पर जा चढ़ा। वो अभी भी रोते हुए वही लाइन बोल रहा था। मदर चेन उसके वजन से घुटनों के बल गिर गई और सीधे फर्श पर आ गई। नाथन उछल पड़ा और घबराकर अपने हाथ हिलाने लगा। वाह मॉम, आपको मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी उठिए, कोई इसे हटाओ, मैं इसे और नहीं झेल सकता। तुम बदतमीज, तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो। फादर चेन और मार्कस दौड़े और एडन को खींचा। नीचे उतरने पर वो अपने ही हाथों और पैरों को देखकर डर और लाचारी महसूस करने लगा। मदर चेन फर्श पर बैठी गुस्से भरी नजरों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे साथ क्या गलत है? कहानी फिर से सामने आई। एडन अपनी मां के गुस्से वाले चेहरे को देखकर रोते हुए माफी मांगने की जल्दी करता है। मैंने चेहरे को देखकर को चेहरे पर थप्पड़ मारकर में बदल दिया। अगले ही पल एडन ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए और मदर चेन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार दिए। रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, और लगातार थप्पड़ मारता रहा। मॉम, मेरा मतलब वो नहीं था। मदर चेन सुन्न हो गई। उसे कई जोरदार थप्पड़ लगे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। वो चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन एडन के हाथ उसके चेहरे से चिपक गए। वो चाहे जहां भी छिपती, वे उसके पीछे जाते। फादर चेन और मार्कस, जो देख रहे थे, अपना आपा खोने के कगार पर थे। वे दौड़े और उसे नीचे गिरा दिया। कहानी का अगला हिस्सा सामने आया। फादर चेन एडन को 2 थप्पड़ मारते हैं और उसे अपमान कहकर कोसते हैं। एडन अपना चेहरा ढक लेता है, बार बार दया की भीख मांगता है। मार्कस का मन पिघलता है और वो उसे बचाने के लिए आगे आता है, उसकी ओर से गिड़गिड़ाता है। मैंने उपहास किया और 2 थप्पड़ को 200 थप्पड़ में बदल दिया और बचाने को कोहनी मारने में। अगले ही पल लिविंग रूम एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया। फादर चेन ने एडन को बार बार थप्पड़ मारना शुरू किया। एडन के गाल पिटाई से लाल हो गए। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो डैड, मैं गलत था, कृपया मुझे मारना बंद करो। लेकिन फादर चेन तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने 200 थप्पड़ नहीं मार दिए। वो एडन का पीछा करते रहे, थप्पड़ मारते रहे। एडन दर्द से चिल्लाया, मार्कस, मेरी मदद करो। मार्कस नरम हुआ और गिड़गिड़ाया, डैड, उसे मारना बंद करो। एडन, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगले ही पल वो अचानक आगे बढ़ा और अपनी कोहनी जोर से एडन के चेहरे पर दे मारी। एडन को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। उसका पूरा शरीर सीधे पीछे गिर गया। उसकी नाक से खून हवा में एक सटीक परवलय पैराबोला बनाता हुआ निकला। उसके सिर का पिछला हिस्सा फर्श से टकराया और उसका शरीर फड़कने लगा। मदर चेन चिल्लाई, उसे मारना बंद करो। मार्कस अपने होश में वापस आया। उसने जल्दी से कहा, मुझे माफ कर दो एडन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तुम्हें बचाने के लिए अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। नाथन के घर वापस आने के पहले ही दिन वो इस सारी अराजकता से पूरी तरह सुरक्षित निकल आया। पूरा परिवार एडन की चिंता करने लगा, जो सबसे बुरी तरह घायल था। अब किसी ने नाथन को परेशान नहीं किया। अगले कुछ दिनों में एडन अपनी आदत के अनुसार एक बड़ा षड्यंत्रकारी बना रहा और नाथन को फंसाने का हर मौका ढूंढता रहा। एक डिनर टेबल सीन में एडन ने एक गंदी योजना रची। उसने जानबूझकर समुद्री भोजन सीफूड का सूप बनाया, ये जानते हुए कि नाथन को इससे एलर्जी है, और उसके लिए एक कटोरा परोस दिया। अगर नाथन उसे नहीं पीता तो एडन रोना शुरू कर देता। नाथन, क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? क्या इसीलिए तुम वो सूप नहीं पी रहे जो मैंने बनाया है? मैंने उपहास किया और सूप परोसने को सूप सूंघने में बदल दिया। अगले ही पल एडन ने अचानक कलछी फेंक दी, अपना चेहरा सूप के बर्तन में डाल दिया और एक जोर की आवाज के साथ उसने सूप का एक बड़ा घूंट भर लिया। उसका चेहरा तेल और सब्जियों के टुकड़ों से भर गया। फिर परिवार के डरे हुए नजारों के बीच उसने सूप को नाथन के सामने वाले कटोरे में थूक दिया। ये कहना नहीं भूला, नाथन, क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? क्या इसीलिए तुम वो सूप नहीं पी रहे जो मैंने बनाया है? नाथन के कुछ कहने से पहले ही पूरा परिवार एडन पर बरस पड़ा कि उसके साथ कुछ गलत है। फादर चेन ने उसे सजा के तौर पर पूरा बर्तन सूप खुद पीने के लिए मजबूर किया। बहुत ज्यादा समुद्री सूप पीने के कारण एडन को पूरी रात टॉयलेट में बितानी पड़ी। वो लगभग गिर गया। इस फंसाने वाले दृश्य के बाद एडन ने चुपके से अपनी हीरे की घड़ी नाथन के तकिए के नीचे छिपा दी। फिर पूरे परिवार को चोर पकड़ने के लिए बुलाया। मैंने नाथन के तकिए के नीचे को नाथन के सिर के नीचे में बदल दिया। अगले ही पल एडन ने घड़ी पकड़ी और नीचे दौड़ गया। पूरे परिवार की नजरों के सामने उसने नाथन के सिर को उठाया, जो सोफे पर लेटा था, और घड़ी को उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से के नीचे ठूंस दिया। फिर वो चिल्लाया, मॉम, डैड, नाथन, मेरी हीरे की घड़ी गायब है। क्या नाथन ने इसे लिया?
पूरा परिवार सन्नाटे में था। उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया हो। एक लंबे विराम के बाद मार्कस ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एडन, वो कॉमेडी स्किट से भी ज्यादा मजेदार था। ये एहसास होते ही कि उसने अभी क्या किया है, एडन चिल्लाया और अपना चेहरा ढककर भाग गया। अगला दृश्य हॉर्स रेंच घोड़ों का बाड़ा का था। फादर चेन उन दोनों को क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए रेंच ले गए। एडन ने गर्व से उपहास किया, नाथन, तुमने पहले कभी घुड़सवारी नहीं की है ना? मुझे दिखाने दो कि यह कैसे किया जाता है। मूल कहानी में एडन सटीकता के साथ आगे बढ़ता है, हल्की छलांग लगाता है और धूल के गुबार में घोड़े को दौड़ा देता है। मेरे दोस्त से स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश? कोई मौका नहीं। मैंने अपना हाथ उठाया और घोड़े की सवारी को घोड़ा उठाने में बदल दिया। अगले ही पल एडन सटीकता के साथ आगे बढ़ा, हल्की छलांग लगाई, नीचे झुका, घोड़े के अगले पैरों को उठाया और उन्हें अपने कंधों पर लाद लिया और पूरी तेजी से दौड़ने लगा, अपने कंधों पर पूरा घोड़ा उठाए हुए। सब लोग डर से देखने लगे। फादर चेन को लगा कि उन्होंने अपना सारा सम्मान खो दिया है। नाथन हंस पड़ा। उसने अपने पिता को सांत्वना दी। पता चला कि एडन दिखने में बहुत नाजुक है, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। आप वाकई किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। बहुत शर्मिंदा होकर फादर चेन मुड़े और भाग गए। एक पूरा चक्कर लगाने के बाद एडन रेंच के किनारे थकान से गिर गया। वो सिर से पैर तक गंदगी में लथपथ था। घोड़े की लार अभी भी उसके बालों में चिपकी थी। वो सबके लिए मजाक बन गया। अभी भी गुस्से में एडन ने अगली नजर स्कूल पर डाली। स्कूल में उसने जानबूझकर अपने अमीर दोस्तों के घेरे को भड़काया, उम्मीद करते हुए कि उन्हें नाथन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मूल कहानी में जब एडन नाथन का परिचय देता है तो वो एक गलत भाव डालता है, आंखें भर आती हैं और कहता है, नमस्ते दोस्तों, ये मेरा भाई है जिसे मेरे माता पिता ने अनाथालय से गोद लिया था। कृपया इसके साथ दया से पेश आएं। उसने इसे जानबूझकर अस्पष्ट रखा, जिससे सबको यकीन हो गया कि नाथन गोद लिया हुआ है। मैं नाथन की ओर से आक्रोशित था। एडन हर कदम पर उसे परेशान करता है, इसलिए मुझे नाथन की मदद करनी थी। मैंने उपहास किया और गोद लिया को ढूंढा में बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, ये मेरा भाई है जिसे मेरे माता पिता ने एक अनाथालय से ढूंढा और वापस लाए। कृपया इसके साथ दया से पेश आएं। ये सुनकर सब लोग एडन को तिरस्कार से देखने लगे। तो नाथन वास्तव में चेन परिवार का असली युवा मास्टर है? तो एडन को खुद पर क्या अफसोस है? एक कचरा ढोंगी जिसने किसी और की जगह चुरा ली। घिनौना। ये अमीर वारिस पहले से ही नाजायज बच्चों और गोद लिए हुए बच्चों को तुच्छ समझते हैं। उनमें से कुछ तो उनसे पूरी तरह नफरत भी करते हैं। इस वजह से एडन तुरंत सबके लिए एक चालाक षड्यंत्रकारी के रूप में जाना जाने लगा। इस बीच नाथन ने सफलतापूर्वक सबकी सहानुभूति अर्जित कर ली। वे जल्दी ही उसके करीबी दोस्त बन गए। एडन की कोई भी योजना नाथन को चोट नहीं पहुंचा सकी। इसके बजाय एडन ने हर परिणाम खुद भुगता और केवल नाथन का मजाक बनकर रह गया। यहां तक कि फादर चेन और मदर चेन ने भी अपना नजरिया बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने नाथन की सच्ची सराहना करनी शुरू कर दी, ये महसूस करते हुए कि उनका असली बेटा हर मामले में उत्कृष्ट है। एडन ने स्थिति को भांप लिया और नाथन को उकसाना बंद कर दिया। फिर नाथन के 19वें जन्मदिन से ठीक पहले एडन ने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। लो परिवार की इकलौती बेटी हमारे परिवार में शादी करने की इच्छुक है। क्यों ना हम ये मौका नाथन को दें? आखिरकार वो हमारा असली बेटा है। मैं सहमत हूं। वो लड़का उत्कृष्ट है और उसने खुद को अच्छी तरह साबित किया है। हमने पहले उसे कम आंका था। एक बार चीजें तय हो जाएं तो हम उसे कंपनी में कुछ हिस्सेदारी दे देंगे। दरवाजे के पीछे से सुनते हुए एडन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी आंखों में एक जहरीली चमक थी। जन्मदिन की दावत के दिन नाथन के तैयार होने और दावत हॉल में ड्राइव करने से ठीक पहले भूमिगत पार्किंग गैरेज में 2 नकाबपोश ठग अचानक दिखाई दिए। उन्होंने एक नशीला रुमाल निकाला और उसे उसके मुंह पर दबा दिया। जैसे ही नाथन बेहोश हुआ, मैं घबराहट में चिल्लाया, नहीं दोस्त, यदि तुम बेहोश हो गए तो मैं कहानी को और एडिट नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहानी की लाइनअप देखी, उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आगे की कहानी पूरी तरह खाली हो गई। मेरे सामने एक लाइन आई, मूल कहानी पूरी तरह से उपयोग की जा चुकी है। अब आगे क्या होगा ये अज्ञात है। गुड लक। उसी पल पास में एडन की एक ठंडी हंसी गूंजी। ओह तुम कमीने, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कोई संदिग्ध सिस्टम है जो तुम्हारी मदद कर रहा है। जिस पल तुम बेहोश होगे वो सिस्टम बेकार हो जाएगा। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और मॉम डैड को कहूंगा कि तुम्हें इस परिवार से बाहर फेंक दें। उसने 2 ठगों को आदेश दिया कि नाथन को कार में डाल दें। मुझे ये देखकर झटका लगा कि कार में मार्कस भी बैठा था। चलो चलते हैं। मैंने यहां सुरक्षा कैमरों को संभालने के लिए पहले ही किसी को लगा दिया था। किसने सोचा था कि ये लड़का इतना सक्षम निकलेगा, मॉम और डैड को इतना प्रभावित करेगा? न केवल उन्होंने उसे लो परिवार की शादी के लिए चुना, वे उसे कंपनी में हिस्सेदारी भी देना चाहते थे। मार्कस, चिंता मत करो, आज के बाद वो न तो शादी रख पाएगा और न ही हिस्सेदारी। दोनों ने एक दूसरे को जानते हुए मुस्कुराहट दी। उनकी आंखें गणना और द्वेष से चमक रही थीं। कार चलने लगी।
मैंने नाथन को हताशा में पुकारा, लेकिन वो दवा के प्रभाव के कारण पूरी तरह से बेसुध था। ये बिल्कुल वही जगह है जहां मूल कहानी अपडेट होना बंद हो गई थी। पुरुष नायक के 19वें जन्मदिन से ठीक पहले वो नकली युवा मास्टर द्वारा बार बार फंसाया जाता है। पुरुष नायक को पूरी तरह से परिवार से बाहर फेंक दिया जाता है और वो सड़कों पर भटकता रहता है। लेखक को इतनी प्रतिक्रिया मिली कि उन्होंने लिखना जारी रखने की इच्छा खो दी। यही कारण है कि इस बिंदु के बाद सब कुछ एक अज्ञात खालीपन है। जैसे ही मैं चिंता में जल रहा था, कार कई मोड़ों से गुजरी और एक तंग गली में रुक गई। ऊपर देखा तो ये एक महंगे क्लब का पिछला प्रवेश द्वार निकला। वे कार से बाहर निकले और 2 ठगों को बेहोश नाथन को बाहर ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने उसे निजी कमरों में से एक में ले जाया। मार्कस ने मैनेजर को बुलाया। क्या सब तैयार है? सब तैयार है मिस्टर चेन। मैं गारंटी देता हूं कि आप संतुष्ट होंगे। मैनेजर ने ताली बजाई और मॉडलों का एक समूह, हर कोई अलग लुक के साथ, मुस्कुराते हुए कमरे में आया। याद रखना, सुनिश्चित करना कि वे मेरे निर्देशों का सटीक पालन करें। कुछ और निर्देशों के बाद वे दोनों नाथन की कार को वापस दावत हॉल में ले गए। चिंतित फादर चेन और मदर चेन ने केवल उन दोनों को आते देखा। उन्होंने अलार्म के साथ पूछा, नाथन कहाँ हैं? एडन ने लाल आंखों के साथ बोलना शुरू किया। नाथन ने कहा कि वो मेरे साथ जन्मदिन की दावत साझा नहीं करना चाहता। उसने कहा कि वो कहीं और अपना उत्सव मनाना चाहता है। बिल्कुल, हमने उसे रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन हम बस उसे भागते देख सके। फादर चेन ने उन्हें धीमी, गुस्सैल आवाज में डांटा। लानत है, उसे अभी यहां वापस लाओ। लो समूह की बेटी आज विशेष रूप से उसके लिए आई है। वो पहले से ही अंदर इंतजार कर रही है। मार्कस ने एक गलत भाव डाला। मॉम, डैड, आप जानते हैं कि ये कैसा है। नाथन वैसे भी कभी हमारी बात नहीं सुनता। क्यों ना एडन और मैं मेहमानों का मनोरंजन करें, जबकि आप 2 पता करें कि क्या करना है। फादर चेन और मदर चेन ने एक दूसरे को देखा और अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, हम अभी नाथन को कॉल करेंगे। तुम दोनों बाहर स्थिति को नियंत्रित करो। मार्कस और एडन मंच पर दौड़े। समारोह शुरू करने के लिए माइक उठाया। इससे पहले कि उन्होंने कुछ शब्दों से ज्यादा कहा हो, मार्कस का फोन बजा। उसने गलती से स्पीकर बटन दबा दिया। क्लब मैनेजर की आवाज साफ और स्पष्ट सुनाई दी। मिस्टर चेन, आपके भाई ने 1 दर्जन से ज्यादा मॉडल ऑर्डर किए हैं। कहता है कि वो रात यहीं रुकना चाहता है और उसने मेनू पर सबसे महंगे ड्रिंक ऑर्डर किए हैं। सब आपके खाते में चार्ज किए गए हैं। चूंकि कुल राशि काफी बड़ी है, हम पहले आपसे पुष्टि करना चाहते थे। पूरा हॉल सदमे में फट पड़ा। फादर चेन और मदर चेन के चेहरे गुस्से से काले हो गए। मार्कस ने कॉल काटने के लिए फंबल किया, हांसते हुए स्पष्ट किया, गलतफहमी, गलत नंबर रहा होगा। लेकिन भीड़ में से किसी ने सवाल किया, रुको, चेन परिवार का असली युवा मास्टर कहाँ है? आज दोनों का जन्मदिन है। क्या कॉल पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में वो हो सकता है? एडन ने नकली सदमे में अपना मुंह ढका। नाथन ऐसा कैसे कर सकता है? लो दंपति के चेहरे गुस्से से पत्थर जैसे हो गए। चेयरमैन चेन, क्या ये वो ईमानदारी है जो आप इस विवाह गठबंधन के लिए पेश कर रहे हैं? आपका बेटा एक लापरवाह जीवन जीता है और आप अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो मेरी बेटी से शादी करे? सपने देखना बंद करो। उस क्षण विवियन लो, एक सुंदर गाउन पहने, जिसका भाव शांत और संयमित था, आगे बढ़ी। डैड, मॉम, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ठोस सबूत के बिना चलो अभी निष्कर्ष पर न कूदें। उसे नाथन का बचाव करते देख फादर चेन और मदर चेन ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, ये एक गलतफहमी रही होगी। विवियन ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन मार्कस और एडन पर एक ठंडी नजर डाली। मुझे नहीं लगता कि ये इतना संयोग है। कॉल तभी आई जब वे मंच पर गए और ये स्पीकर फोन पर ही खत्म हुई। नाथन के दोस्तों ने भी उसका बचाव करने के लिए कदम बढ़ाया। सही है, हमें भी विश्वास नहीं है। नाथन स्कूल में उत्कृष्ट और मेहनती है। ऐसा कुछ करने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल कोई सबूत नहीं है, बस एक फोन कॉल। कौन जानता है कि ये असली भी है या नहीं? चीजों को योजना के अनुसार न होते देख मार्कस ने अपने दांत पीसे और एक सुझाव दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि नाथन वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है। इसके बारे में क्या, मिस लो? मेरे साथ उस क्लब में चलें और खुद देखें। देखना ही विश्वास करना है। अगर ये गलतफहमी है तो ये सब स्पष्ट हो जाएगा। विवियन ने शांति से सिर हिलाया और लो दंपति मान गए। ठीक है, हम भी साथ आएंगे। मदर चेन और एडन मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए पीछे रुक गए और फिर फादर चेन मैनेजर और लो परिवार के साथ क्लब की ओर चले। जैसे ही समूह निजी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ, अंदर से मजाक वाली हंसी सुनाई दी। फादर चेन का चेहरा गुस्से से काला हो गया। उसने क्रूर बल के साथ दरवाजा लात मारकर खोला। अगले ही पल कमरे में सबकी अभिव्यक्ति जम गई। कमरे में सफेद रोशनी की एक चकाचौंध भर गई। निश्चित रूप से नाथन के चारों ओर कई लोग उत्तेजक नृत्य कर रहे थे, लेकिन वे सब पुरुष निकले जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। अरे, किसने कहा कि तुम लोग यहां घुस सकते हो? प्रभारी व्यक्ति ने एक भारी आवाज में गुस्से से चिल्लाया। मार्कस पूरी तरह चकरा गया। आप लोग कौन हैं? उसने स्पष्ट रूप से मैनेजर को 1 दर्जन से ज्यादा महिला मॉडल भेजते देखा था। वे सब पुरुष कैसे बन गए?
प्रभारी व्यक्ति को अंततः एहसास हुआ कि क्या हुआ है। वो चिल्लाया और अपने ही चेहरे की जांच करने के लिए एक दर्पण निकाला। आह, ये कैसे हो सकता है? एक दर्जन पुरुष तुरंत अराजकता में उतर गए, चिल्लाते हुए और अपना चेहरा ढकते हुए बाहर भाग गए। तभी फादर चेन और लो परिवार को अंदर का दृश्य स्पष्ट दिखाई दिया। नाथन सोफे के बीच में सीधा और संयमित बैठा था। उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, ओह डैड, मॉम, मार्कस, आप सब यहाँ क्यों हैं? वे लोग कौन थे? ये लो समूह के चेयरमैन और उनकी पत्नी हैं, और ये मिस विवियन लो हैं। फादर चेन ने जल्दबाजी में परिचय कराया। नाथन खड़ा हुआ और उन्हें एक गर्म मीठी मुस्कान दी। चेयरमैन लो, मिसेज लो, मिस लो, ये खुशी की बात है। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना वाकई सम्मान की बात है। आप अफवाहों से भी ज्यादा प्यारी हैं। युवा मास्टर चेन, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। फादर चेन ने कमरे को स्कैन करने का मौका लिया, और एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि नाथन ने लाइन से बाहर कुछ नहीं किया है, तो उसने अंततः राहत की सांस ली। तुम दावत हॉल में क्यों नहीं गए? इसके बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर नाथन ने मार्कस को एक नाराजगी भरी नजर डाली, फिर वही कहा जो मैंने उसे सिखाया था। मार्कस ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। उसने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे वो मुझे मिलाना चाहता है। जब मैं इंतजार कर रहा था, तब वे दर्जन पुरुष अचानक अंदर आ गए और मेरे लिए नृत्य करने की जिद करने लगे। मुझे लगा कि यह काफी मनोरंजक लग रहा है, इसलिए मैंने उन्हें अपना काम करने दिया। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मार्कस, क्या वे महत्वपूर्ण लोग थे जिनसे आप मिलना चाहते थे? चेयरमैन लो, उनकी पत्नी और मिस लो। लेकिन हमें उनसे यहां मिलने की क्या जरूरत थी? हम वैसे भी दावत में उनसे मिल सकते थे। सब लोग मार्कस की ओर उसी भ्रमित नजर से देखने लगे। इस क्षण उसका दिमाग घबराहट के साथ दौड़ रहा था। चीजें ऐसी क्यों हो गईं? नाथन कब जागा? वे महिला मॉडल पुरुष कैसे बन गए? लेकिन वो जानता है कि यह सोचने का समय नहीं है। उसने इसके बजाय एक मुस्कान मजबूर की। यह इसलिए था क्योंकि मैं चिंतित था कि एडन को चोट लग सकती है, डैड। वो अभी तक नहीं जानता कि लो परिवार नाथन के साथ शादी की व्यवस्था करना चाहता है। मुझे डर था कि ये उसे परेशान कर देगा, इसलिए यह सबसे अच्छी योजना थी जिसे मैं लेकर आ सकता था। तुमने उसके लिए बहुत मुसीबत उठाई, लेकिन उस फोन कॉल के बारे में क्या? ओह, यह क्लब मैनेजर का गलत नंबर डायल करना रहा होगा। हम बस उससे पूछ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। उसने क्लब मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने मार्कस के संकेत का पालन करते हुए बार बार माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है मिस्टर चेन, मैंने आपका नंबर किसी और सज्जन के नंबर के साथ मिला दिया था। एक बार चीजें स्पष्ट हो जाने के बाद फादर चेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चूंकि यह सब एक गलतफहमी थी, वापस जाओ और नाथन की भलाई के लिए चीजों को सही ढंग से साफ करो, अन्यथा यह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। मार्कस के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अंदर से उबल रहा था। विवियन ने कहा, मैं युवा मास्टर चेन के साथ वापस सवारी करूंगी। किसी को उन दोनों को कुछ समय अकेले बिताने देने पर कोई आपत्ति नहीं थी, और सब ने सहमति में सिर हिलाया। फादर चेन ने एक अनिच्छुक मार्कस को अपनी कार में खींच लिया। मैं साथ चला जैसे नाथन विवियन की कार की यात्री सीट में बैठा। उसके परफ्यूम से एक सुखद लकड़ी की खुशबू हवा में तैर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा सक्षम होगे, नाथन। उसके मुंह के कोने एक प्यारी मुस्कान में मुड़ गए। नाथन नजारे को देखकर पल भर के लिए अवाक रह गया। तुम मुझे जानती हो? हाँ, वास्तव में हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, हालांकि शायद तुम्हें याद नहीं होगा। जैसे ही वो गाड़ी चलाती है, वो 10 साल पहले की कहानी सुनाना शुरू करती है। जैसा कि पता चला, जब मूल पुरुष नायक 9 साल का था, तो उसने सड़क के किनारे कुछ मानव तस्करों को एक लड़की को कार में धकेलते देखा। उस समय वो बस एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसने फिर भी हस्तक्षेप करने और मदद करने का साहस जुटाया। वो आगे बढ़ा, चिल्लाया, उन पर अपना बैग फेंका, अपनी पूरी ताकत के साथ लात मारी, जब तक कि वो अंततः एक तस्कर के हाथ से नहीं लटक गया। उसे फेंक दिया गया। लगभग 3 मीटर दूर उड़ते हुए उसका सिर सड़क के किनारे एक पत्थर के खंभे से टकराया। जमीन पर खून जमा हो गया। उसके द्वारा पैदा की गई हलचल के कारण लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई, जिससे तस्करों को लड़की को छोड़ने और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विवियन ने कहा, वो लड़की मैं थी। वो धीरे से मुस्कुराई। नाथन और मैं दोनों आश्चर्य में स्तब्ध थे, जबड़े खुले थे। मैं उस समय बहुत आहत थी। जब पहली बार ठीक हुई तो मैं कई दिनों तक बीमार थी। मैंने उस याद को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जब तक मैं पिछले साल देश वापस नहीं आई और तुम्हें चेन परिवार की स्वागत पार्टी में नहीं देखा। वो अपना सिर घुमाती है और नाथन को एक कोमल मुस्कान देती है। क्या ये सब एक पल में मेरे पास वापस आ गया? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहां वास्तव में क्या चल रहा है? मुझे मार्कस की कही एक भी बात पर विश्वास नहीं है। पिछले 1 साल में एडन ने चुपके से नाथन पर बारीकी से नजर रखी है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उसने उन जगहों पर लिसनिंग डिवाइस सुनने वाले यंत्र लगाए हैं जहां नाथन कभी नहीं सोचेगा। नाथन के अपने शब्दों के टुकड़ों से उसने मेरे सिस्टम के अस्तित्व के बारे में सीखा। तो उसने मार्कस को इसके बारे में बताया, यह समझाते हुए कि सिस्टम केवल तभी काम करता है जब नाथन होश में हो। यह सुनकर मार्कस मुस्कुराया। अच्छी बात है कि तुमने यह पता लगा लिया।
अन्यथा हम दोनों शायद अपना सब कुछ उससे खो देंगे। और इसलिए उसने नाथन को परिवार से बाहर निकालने के लिए एडन के साथ जुड़ने का मन बना लिया। अभी यहाँ रास्ते में क्लब के महिला मॉडलों ने नाथन को जगाने के लिए पहले ही दवा दे दी थी। बस दरवाजे के खुलने के सटीक पल का इंतजार कर रहे थे ताकि नाथन को रंगे हाथों पकड़ सकें और इस आरोप की पुष्टि कर सकें कि वो यहाँ मॉडलों के साथ मस्ती करने आया था। जैसे ही नाथन होश में आया, मेरा सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया। कहानी की लाइन सामने आई। फादर चेन बल के साथ कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलते हैं और जिस क्षण वो अंदर कदम रखते हैं, वो देखते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा क्लब महिला मॉडल नाथन को घेरे हुए हैं। बिना किसी दूसरे विचार के मैंने महिला मॉडल को पुरुष मॉडल में सीधे बदल दिया। यही कारण है कि अभी वो अजीब दृश्य हुआ। ये सुनकर नाथन ने अपनी भौं से पसीना पोंछा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, दोस्त, तुम्हारी बदौलत तुमने मुझे फिर से बचा लिया। इसका जिक्र मत करो, लेकिन तुम विवियन को यह समझाने की क्या योजना बना रहे हो? तुम उसे यह नहीं बता सकते कि तुम्हारे पास एक सिस्टम है। मुझे चिंता है कि वो सोचेगी कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। बस मुझे इसे संभालते देखो। नाथन ने अपना गला साफ किया और विवियन से कहा, रहस्यमय और गंभीर आवाज में, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं हवा में मंडराया, उसे प्रशंसा का इशारा दिया। इस बीच फादर चेन के मार्कस और लो दंपति के साथ दावत हॉल में लौटने के बाद एडन उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा, ये कहते हुए, डैड, मॉम, मार्कस, क्या तुम्हें नाथन मिला? उसे उनके चेहरों पर वो अभिव्यक्ति नहीं दिखी जिसकी उसे उम्मीद थी और तुरंत अंदर से घबराने लगा। वो मिस लो के साथ उसी कार में वापस आ रहा है, हमारे ठीक पीछे। उसे किसी भी मिनट यहां होना चाहिए। फादर चेन ने सपाट उत्तर दिया, मार्कस को एक तिरछी नजर देखते हुए। जितना अनिच्छुक वो है, मार्कस के पास मंच पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो माइक लेता है और भीड़ को संबोधित करता है। सब लोग, जो पहले हुआ वो सब एक गलतफहमी थी। हमने पहले ही जाकर खुद पुष्टि की है। ये क्लब मैनेजर था जिसने गलत नंबर डायल किया था। भीड़ में सबने मुझे तो पहले से ही पता था वाली अभिव्यक्ति पहनी। नाथन के दोस्तों ने एक साथ अपने ग्लास टकराए, हंसते हुए। देखो, कहा था ना कि नाथन उस तरह का व्यक्ति बिल्कुल नहीं है। मार्कस को अपनी कहानी बदलते देख एडन ने उसे एक नाराजगी भरी घूर दी। मार्कस ने ध्यान न देने का नाटक किया और कर्तव्यनिष्ठा से मेहमानों का स्वागत करने में मदद करने के लिए वापस चला गया। जैसे ही नाथन और विवियन एक साथ दावत हॉल में वापस आए, पूरी भीड़ जयकारे लगाए बिना नहीं रह सकी। कितना सही मेल है! वे वास्तव में एक दूसरे के लिए बने हैं। एडन की अभिव्यक्ति और भी काली हो गई। उसने नाथन का हाथ पकड़ा और उसे मंच की ओर खींचा। नाथन, चलो सबको इंतजार न कराएं। चलो केक काटते हैं। मैंने आगामी कहानी निकाली। केक काटते समय एडन जानबूझकर गिरने का नाटक करता है, सीधे केक में गिरने का बहाना करता है, फिर एक हैरान नाथन को देखता है और जोर जोर से नाटकीय रूप से रोने लगता है। नाथन, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने उपहास किया और एक बार फिसलने को लगातार कई बार फिसलने में बदल दिया और रोने को हंसने में। अगले ही पल एडन का पैर अचानक फिसला और वो 2 मीटर ऊंचे केक में गिर गया। नाथन सदमे में पीछे हट गया, उसे घूर रहा था। एडन, क्या तुम ठीक हो? एडन के हाथ और पैर अपने आप हिलने लगे। उसे वापस ऊपर खींच लिया। वो वापस उसी जगह लौटा और खुद को सीधे वापस केक में पटक दिया। भीड़ विस्मय से देखने लगी। पृथ्वी पर क्या हो रहा है? एडन जमीन से रेंग कर ऊपर आया, वापस उसी जगह गया और फिर गिर गया। उसने इसे बार बार दोहराया। 5वीं बार तक उसका सूट पूरी तरह से फ्रॉस्टिंग में लिपटा था और उसका चेहरा इंद्रधनुषी गंदगी में बदल गया था। तुम बदतमीज, तुम क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो! फादर चेन और मदर चेन पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहे थे, गुस्से में उस पर चिल्ला रहे थे। लेकिन एडन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कई और बार गिरना दोहराता रहा। बार बार कुचले जाने से केक पूरी तरह नष्ट हो गया, सिर से पैर तक पूरी तरह गंदगी में। वो कुछ फीट दूर खड़े नाथन को देखता है और अनियंत्रित हांसी में फट पड़ता है। हाँ, कमरे में हर कोई पूरी तरह स्तब्ध था। नाथन ने पूरी मासूमियत से कहा, हाँ, एडन, तुम बार बार क्यों कह रहे हो कि मैंने तुम्हें धक्का दिया? चलो, मैं यहां इतनी दूर खड़ा हूं, मैंने तुम्हें कैसे धक्का दिया होगा? तुम स्पष्ट रूप से अपने आप गिर गए। बिल्कुल सही। क्या इस नकली युवा मास्टर के सिर के साथ कुछ गलत है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। शायद उसका अभिनय का कीड़ा भड़क रहा है, सबके लिए शो करना चाहता है। हाँ, ये बहुत ही हास्यास्पद है। शुक्र है कि असली युवा मास्टर इतना संयमित और दयालु हैं, अन्यथा चेन परिवार का भविष्य एक दुःस्वप्न होता। दावत हॉल के अंदर भीड़ की उपहास भरी टिप्पणियां फादर चेन और मदर चेन के चेहरों पर थप्पड़ की तरह पड़ी। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उन्होंने एडन को मंच से हटाने का आदेश दिया। होश में आते ही एडन चिल्लाया, डैड, नाथन ने मुझे फंसाया। उसके पास एक सिस्टम है, वो मुझे इस पूरे समय चोट पहुंचा रहा है। लेकिन सबने अभी अभी अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देखा था कि नाथन पूरे समय बिना 1 इंच हिले किनारे खड़ा था। इसलिए वे सब इसके बजाय उसका बचाव करने के लिए दौड़े। एक गोद लिया, बेटा, गोद लिया ही होता है। बस इसके बारे में परिष्कृत नहीं हो सकता और अब असली युवा मास्टर को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहा है।
सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। ये प्रफुल्लित करने वाला है। शायद उसने बहुत ज्यादा कचरा उपन्यास पढ़े हैं, है ना? ब्लैक मैजिक का भी दावा कर ले जब वो उस पर है तो हास्यास्पद। हा हा। फादर चेन का चेहरा कोयले की तरह काला था। बॉडीगार्ड्स को एडन को दूर ले जाने का आदेश देने के बाद उसने मेहमानों से माफी मांगी। मुझे माफ करें दोस्तों, मेरा गोद लिया बेटा शायद किसी तरह के मानसिक दौरे का अनुभव कर रहा है। मैं उसे जांच के लिए एक उचित अस्पताल भेजूंगा। मदर चेन ने भी नाथन को सांत्वना दी। नाथन, परेशान मत हो, मैं उन्हें तुरंत एक ताज़ा केक लाने के लिए कहूंगी। धन्यवाद मॉम और डैड, मैं परेशान नहीं हूं। मैं बस एडन के बारे में थोड़ा चिंतित हूं। उसके बारे में चिंता मत करो। चलो तुम्हारे जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। एक बार नया केक आने के बाद वे दोनों नाथन के साथ खड़े रहे जैसे उसने केक काटा और मोमबत्तियां बुझाईं। लो दंपति विवियन को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर ले आए। विवियन भी चली आई। उसे एक तेल पेंटिंग भेंट की जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। पेंटिंग में एक लड़का है जिसके सिर पर खून लगा है, बहादुरी से तस्करों के हाथों से एक लड़की को बचा रहा है, जबकि लड़की डरे हुए रोते हुए लड़के को देख रही है, उसे कैंडी का एक टुकड़ा दे रही है। उसकी आंखें आराम और गर्माहट से भरी थीं। वो माइक लेती है और धीरे से पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए समझाना शुरू करती है। सबको बताती है कि छवि का मतलब क्या है। भीड़ सुनते ही गहराई से प्रभावित हो जाती है। किसने सोचा होगा कि 10 साल पहले भाग्य ने उन दोनों को पहले ही साथ ला दिया था, वास्तव में मिलने के लिए, किस्मत ने साथ रहने के लिए। नाथन, क्या तुम मुझे अपना प्रेमी बनने का मौका दोगे? विवियन ने नाथन से कहा, कोमल और गंभीर दोनों। नाथन एक पल के लिए हिचकिचाता है और जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है एक आवाज उठती है। ये मूल नाथन के लिए किस्मत में बंधा बंधन है। चलो इसे उसके लिए संभालने के लिए छोड़ देते हैं जब वो खुद वापस आ जाए। नाथन उससे पेंटिंग लेता है और अपना हाथ बढ़ाता है, ये कहते हुए, चलो दोस्तों बनने के मौके के साथ शुरुआत करते हैं। आखिरकार हम वास्तव में अभी तक एक दूसरे को नहीं जानते हैं। भीड़ आश्चर्य में एक पल के लिए शांत हो गई, फिर एक साथ ताली बजाने लगी। अच्छी तरह से कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो चेन परिवार का युवा मास्टर है, इतना स्पष्ट दिमाग और संयमित। विवियन मुस्कुराती है और उसका हाथ मिलाती है। पूरा हॉल जयकारों में फट पड़ता है। केवल मार्कस कोने में खड़ा एक बर्फीली अभिव्यक्ति पहनता है। उसकी आंखों में नाराजगी और द्वेष की एक झलक है। इस बीच एडन को दूर बंद कर दिया गया है और इसलिए एडन को हर दिन एक अस्पताल के बिस्तर से बांध दिया जाता है, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के अधीन किया जाता है और मनोरोग की बड़ी खुराक लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अंततः एडन वास्तव में अपना दिमाग खो देता है। फादर चेन और मदर चेन अस्पताल के कमरे के कांच के माध्यम से बार बार अपना सिर हिलाते हैं। खैर, चलो उसे ठीक होने के लिए यहां छोड़ देते हैं। यह उसके प्रति हमारी अंतिम दया का कार्य हो सकता है। उस बिंदु से उन्होंने कभी एडन से दोबारा मुलाकात नहीं की। आखिरकार वो अब एक त्यागे हुए मानसिक रोगी के अलावा कुछ नहीं है। एक गोद लिया बेटा जो अब किसी काम का नहीं है। इस समय के दौरान नाथन और विवियन की दोस्ती जल्दी गर्म हो गई। जैसे ही वे दोनों विदेश में अपनी पढ़ाई के लिए एक साथ जाने वाले थे, नाथन को फिर से अपहरण कर लिया गया। सड़क पर एक देर रात कई लापरवाह पुरुष अचानक कहीं से दिखाई दिए, उसकी कार को रोक दिया। इससे पहले कि मुझे कहानी की जांच करने का मौका भी मिले, उन्होंने एक खिड़की तोड़ने वाला हथौड़ा निकाला, कार की खिड़की तोड़ दी और सीधे नाथन के चेहरे पर एक दवा स्प्रे की। नाथन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि वो फिर से बेहोश हो गया। गुड ग्रीव भगवान, अविश्वसनीय। शायद अगली बार उसे घर से निकलने से पहले गैस मास्क पहनना चाहिए। सौभाग्य से ये लोग अभी उसे मारने का इरादा नहीं रखते हैं। इसके बजाय वे उसे एक कार में धक्का देते हैं और उसे ग्रामीण इलाकों में एक परित्यक्त गोदाम में ले जाते हैं। जिस क्षण मुझे इस बात पर स्पष्ट नजर पड़ती है कि अपहरण के पीछे कौन है, मैं सदमे में जम जाता हूं। मिस्टर चेन, हम उसे ले आए हैं। सामूहिक अपहरणकर्ता नेता मार्कस से अत्यंत सम्मान के साथ बात करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बस यहां से मेरे निर्देशों का पालन करें। जब तक आप उससे छुटकारा पा लेते हैं, आपको अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। चिंता मत करो। मार्कस ने नाथन के चेहरे को थपथपाया और ठंड से उपहास किया, ये मानते हुए कि तुम मेरे अपने भाई हो। मैंने मूल रूप से तुम्हारी जान बख्शना चाहा था, लेकिन चूंकि तुम उस सिस्टम का उपयोग करके एडेन को सब्जी वेजिटेबल बनाने तक गए, मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत दो। मैं हवा में मंडराता हूं, उसे मिडिल फिंगर दिखाता हूं। कृपया, तुम बस डरे हुए हो, इसीलिए तुम समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो। अच्छा, इसे तैयार करने की कोशिश करो। बिल्कुल, वो मेरी कही एक भी बात नहीं सुन सकता। अपहरणकर्ताओं ने नाथन को एक कुर्सी से बांध दिया। मार्कस ने अपने खुद के कपड़े भी फाड़ दिए, खुद को एक बंधक बनाने का नाटक किया जिसके मुंह में एक लत्ता भरा था। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने पर अपहरणकर्ता मार्कस के फोन का उपयोग करके फादर चेन को कॉल करता है। जिस क्षण कॉल जुड़ता है, वो बेहोश नाथन और मार्कस पर कैमरा पॉइंट करता है, जो डरे हुए संघर्ष का प्रदर्शन कर रहा है। चेयरमैन चेन, आपके दोनों बेटे हमारे हाथों में हैं। पुलिस को कॉल करने के बारे में भी मत सोचना, अन्यथा हम उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे।
फादर चेन और मदर चेन अपने दिमाग से डर गए। वे हताशा में गिड़गिड़ाए, कृपया कुछ भी जल्दबाजी मत करो, कृपया उन्हें चोट न पहुंचाएं। आप जो भी चाहते हैं हम इसे बात कर सकते हैं। सही है, सही है। मैंने सुना है कि चेयरमैन चेन ने हमेशा अपने दोनों बेटों को महत्व दिया है। आपके लिए एक विकल्प है, 100 मिलियन, लेकिन आप केवल एक को बचाने के लिए चुन सकते हैं। आह, क्या हम उन दोनों को नहीं बचा सकते? वे दोनों मौत जैसे सफेद हो गए, उनकी आवाजें कांप रही थीं। अपहरणकर्ता नेता ने अपना सिर उठाया, आंखें शातिर हो गईं। नहीं, आधे घंटे के भीतर नकद में 100 मिलियन लाओ और कोई चालाक कोशिश मत करो, अन्यथा वे दोनों मर जाएंगे। मैं 200 मिलियन दूंगा। क्या आप कृपया उन दोनों को जाने नहीं दे सकते? जैसे ही मदर चेन उठने वाली थी, मार्कस ने अचानक अपने मुंह से लत्ता थूक दिया और चिल्लाया, मॉम, डैड, मेरे बारे में भूल जाओ। पहले नाथन को बचाओ। मैं चुपचाप उसके छोटे प्रदर्शन को सामने आते देखता हूं। तुम कमीने, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। अपहरणकर्ता नेता ने उसे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। एक अधीनस्थ ने जल्दी से लत्ता उठाया और उसे वापस मार्कस के मुंह में ठूंस दिया। बात करना पसंद है ना? किसी ने उसके सारे दांत तोड़ दिए, फिर उसे नग्न कर दिया और पिटाई के लिए लटका दिया। मार्कस को फ्रेम से बाहर खींच लिया गया। मदर चेन तेज आवाज में चिल्लाई, नहीं, कृपया, हम उसे चुनते हैं। कृपया मेरे बेटे को चोट न पहुंचाएं। हनी, नाथन अभी भी बेहोश है, वो तत्काल खतरे में नहीं है। चलो पहले अपने बड़े बेटे को बचाते हैं। कृपया, कृपया जल्दी निर्णय लें। ठीक है, बस इंतजार करो, मैं अभी पैसे लाता हूं। आधे घंटे बाद वे फिरौती देते हैं। अपहरणकर्ताओं ने मार्कस के सिर पर हुड रखा और उसे वापस भेजने के लिए उसे एक कार में धक्का दिया। मार्कस की जांच करने के बाद कि वो सुरक्षित है, फादर चेन और मदर चेन ने अंततः राहत की सांस ली। जैसे ही वे पूछने वाले थे कि क्या नाथन को भी फिरौती देकर वापस लाया जा सकता है, अपहरणकर्ता नेता ने एक बंदूक निकाली, सीधे नाथन के सिर पर निशाना लगाया। चिंता मत करो, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको उससे ऊपर चुना, आप बस आगे बढ़ सकते हैं और मर सकते हैं। नहीं, कृपया, नहीं। दोनों माता पिता की आंखें डर से बाहर निकल आईं, कैमरे की ओर चिल्लाते हुए। जिस क्षण उसने ट्रिगर खींचा, वो गोलीबारी जिसकी उम्मीद सबको थी, कभी नहीं हुई। इसके बजाय एक छप के साथ नाथन के चेहरे पर पानी भर गया। अपहरणकर्ता नेता खाली अविश्वास में घूरता रहा। फादर चेन, मदर चेन और मार्कस भी स्तब्ध थे। नाथन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कैमरे पर शांति से मुस्कुराता है। वही ट्रिक दूसरी बार काम नहीं करती। क्या तुम्हें वास्तव में लगा कि मैं तैयार नहीं रहूंगा? जब वे खिड़की तोड़ रहे थे तो नाथन ने पहले ही अपनी सांस रोक ली थी और मैंने कहानी को संपादित करने का मौका छीन लिया था। मैंने शामक स्प्रे सेडेटिव स्प्रे को टॉनिक स्प्रे में बदल दिया, इसलिए नाथन केवल बेहोश होने का नाटक कर रहा था। और इतना ही नहीं, पहले मैंने नेता के हाथ में पिस्तौल को पानी की बंदूक में बदल दिया था। मार्कस का चेहरा मौत जैसा सफेद हो गया। उसने अपहरणकर्ता नेता को एक उन्मत्त नजर दी, लेकिन नेता ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। भ्रमित होकर हवा में कुछ और शॉट चलाए, हर जगह पानी छिड़क दिया। लानत है, मैं विश्वास करने से इनकार करता हूं कि मैं आज तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। मुझे एक चाकू लाओ। मैंने कहानी देखी। एक अधीनस्थ उसके कमरबंद से एक चाकू खींचने की जल्दी करता है और नेता को सौंप देता है। मैंने चाकू को पूप मल में बदल दिया। फिर अधीनस्थ ने अपने कमरबंद के पीछे से मल का एक गर्म गांठ निकाला और उसे सीधे सौंप दिया। अपहरणकर्ता नेता गुस्से से पागल हो गया। उसने दूसरे गुर्गे के हाथ से बंदूक छीन ली, उस आदमी को मौके पर ही गोली मारने का इरादा रखते हुए। मैंने कहानी में जल्दी से आगे स्कैन किया। नेता ने ट्रिगर खींचा, अपने अधीनस्थ पर निशाना साधते हुए। मैंने उपहास किया और अधीनस्थ को उसकी अपनी कमर ग्रॉइन में बदल दिया। अगले ही पल नेता ने अपनी बांह घुमाई। अचानक बंदूक सीधे अपने ही जननांगों पर निशाना साध ली। गोलीबारी की आवाज के साथ नेता ने एक दर्दनाक चिल्लाहट छोड़ी, बंदूक को एक तरफ फेंक दिया और दर्द में लगातार जमीन पर तड़पने लगा। गुर्गे घबरा गए, उसकी मदद करने की कोशिश में दौड़ पड़े। मैंने कहानी को एक बार फिर एडिट किया, उसकी मदद करना को उसे पीटना में बदल दिया। अगले ही पल उनकी अभिव्यक्ति एक बार में बदल गई और उनमें से प्रत्येक ने अपनी कमर से हथियार निकाल लिए। एक के पास कोड़ा था, दूसरे के पास फोल्डिंग स्टूल था और एक विशेष रूप से शातिर ने ईंट निकाली। नेता अपनी कमर पकड़ता है, उसकी अभिव्यक्ति पीड़ा से शुद्ध आतंक में बदल जाती है। तुम सब क्या कर रहे हो? पीछे हटो। अपहरणकर्ताओं को एक दूसरे पर मुड़ते देख फादर चेन और मदर चेन ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। जब तक पुलिस परित्यक्त कारखाने में पहुंची, नेता को लगभग मौत के घाट तक पीटा जा चुका था और उसे और उसके आदमियों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। नाथन को भी बचा लिया गया। फादर चेन और मदर चेन घटनास्थल पर दौड़ पड़े, उसका हाथ पकड़ते हुए। उनके चेहरों पर अपराध और डर लिखा था। हमें बहुत खेद है नाथन, तुम हमें पहले तुम्हें बचाने के लिए पैसे न होने के लिए दोष नहीं दोगे क्या? मैं आपको दोष नहीं दूंगा। आखिरकार उस समय मार्कस अधिक खतरे में था। उन दोनों का नाथन के लिए स्नेह और भी बढ़ गया। लेकिन पुलिस जांच के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि मार्कस इसके पीछे का मास्टरमाइंड था, तो दोनों पूरी तरह से चकित रह गए। तुम कृतज्ञ बेटे,
मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम इतने शातिर हो सकते हो। तुमने वास्तव में अपने भाई को मारने की कोशिश की। मार्कस ने खुद को समझाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अपहरणकर्ताओं में से कई ने किराए पर लिए गए हिट का सबूत प्रदान किया और मार्कस तुरंत निशब्द रह गया। इससे पहले कि इस सब में चिंता हो कि मार्कस मुकर सकता है और बाकी शेष राशि का भुगतान करने से इनकार कर सकता है, अपहरणकर्ता नेता ने पहले ही अपने एक आदमी को परित्यक्त कारखाने में मार्कस द्वारा निर्देशित हर चीज को चुपके से रिकॉर्ड करने का आदेश दिया था। अब गवाहों और सबूतों के साथ मार्कस पर अपहरण, जानबूझकर हमले और हत्या के प्रयास के लिए अपराधियों को काम पर रखने का आरोप लगाया गया। तीनों आरोप आधिकारिक रूप से पुष्टि किए गए। तीनों वाक्यों को मिलाकर उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत में वो कड़वे गुस्से में नाथन पर बरस पड़ा, इसे स्वीकार करने में असमर्थ। 19 साल पहले जिस क्षण तुम बदले गए थे, मुझे तुम्हें तभी गला घोंट देना चाहिए था। केवल अब फादर चेन और मदर चेन को एहसास हुआ कि उसकी गणना करने वाली प्रकृति इतनी गहरी थी, तब भी केवल अपने लिए पारिवारिक भाग्य का दावा करने के लिए। वो क्रूरता के इस स्तर तक गिर गया, नाथन को पहले बचाने की साजिश रचते हुए केवल एक कवर के रूप में। तुमने अपने भाई के साथ पूरे समय ऐसा व्यवहार किया। फादर चेन ने एक वकील को बुलाया और मौके पर ही एक बेदखली समझौते का मसौदा तैयार किया, उसे मार्कस के सामने पटक दिया और उस पर हस्ताक्षर करने की मांग की। आज से तुम चेन परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम जीते हो या मरते हो, इसका इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हम अब कभी तुम्हारे साथ चिंता नहीं करेंगे। कोई मौका नहीं, इस परिवार का भाग्य मेरा है। मैंने इन सभी वर्षों तक इसका इंतजार किया है। उसे इसे इतनी आसानी से क्यों मिलना चाहिए? मैंने कहानी देखी। मार्कस ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और फादर चेन को शातिर श्राप भी दिए। मैंने हस्ताक्षर करने से इनकार को हस्ताक्षर करने के लिए सहमत में बदल दिया। अगले ही पल मार्कस ने डर के साथ देखा कि उसका अपना हाथ अपनी मर्जी के खिलाफ हिला, कलम उठाई और अपना नाम लिखा। नाथन, मत सोचो कि तुम पूरे पारिवारिक भाग्य को हड़प सकते हो। जब मैं 20 साल में बाहर निकलूंगा तो मेरे पास विरासत के अपने अधिकार अभी भी होंगे। सब लोग उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। तुमने पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास क्या विरासत अधिकार बचे हैं? मैं हवा में मंडराया, गर्व से मुस्कुराते हुए, और सोचने के लिए कि वो अभी भी मेरे खिलाफ जाना चाहता था। मार्कस को दूर ले जाया गया, नाराजगी के साथ उबलते हुए। उस बिंदु से नाथन चेन परिवार का एकमात्र सही वारिस बन गया। उन्होंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, इसके अपराध बोध से दबे हुए फादर चेन और मदर चेन ने उसकी भरपाई करने के लिए अपना रास्ता तय किया। अंततः नाथन और विवियन के विदेश में अध्ययन करने के लिए जाने से एक दिन पहले एक सपने में हम उपन्यास के असली मूल पुरुष नायक, असली नाथन को देखते हैं। वो एक उज्जवल मुस्कान चमकाता है और हमें धन्यवाद देता है। आप दोनों का धन्यवाद, आपकी मदद के लिए, मेरे मूल दुखद भाग्य को बदलने के लिए और मुझे एक पूरी नई जिंदगी देने के लिए। आपका स्वागत है। अच्छे लोग खुशहाल अंत के हकदार हैं। इसके अलावा हमने इसे करने में धमाका किया और हमें इसके लिए इनाम भी मिला, इसलिए ये जीत जीत है। प्रकाश की एक चमक हमारे ऊपर से गुजरी और हम दोनों अपनी दुनिया में वापस आ गए। एक फोन बजता है और हम दोनों को एक ही समय में अपने बैंक खातों से एक सूचना मिलती है। वाह, 100 मिलियन! हम अमीर हैं! हा! तब से हम दोनों शुद्ध आराम का जीवन जीते हैं, केवल ब्याज पर दुनिया की यात्रा करते हैं। अंततः उस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं जो वास्तव में हमारी है।